नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और इस प्रैक्टिस सेट को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि यदि आपने पिछले 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन क्लासेस को भी जा कर के देखिएगा। वहाँ पर भी हमने परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया है। बात करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास की, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे 16 नंबर प्रश्न में लिखा है विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय, 3 शब्द आपको दिए गए हैं। इनके बीच में हमें सही वेन आरेख ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे जिसमें लिखा है निम्न में से अंक 4 के विपरीत क्या होगा। यानी यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है इसका हमें विपरीत ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक सेशन लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो उनका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे दोस्तों बोला गया है यदि शब्द मेंटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यानी आप लोगों के पास एक शब्द है जिसका नाम है मेंटर, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी प्यारे दोस्तों हमें इसको व्यवस्थित किस में करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो गौर से देखते हैं। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो आएगा क्या, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ई आएगा, उसके बाद में एम आएगा, उसके बाद में एन आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, ओ आएगा, उसके बाद में टी आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ओ के बाद में आएगा आर और उसके बाद में आएगा टी। तो अगर आप इसे देखें, इसको हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। तो ऐसे कितने लेटर रहे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा यानी नहीं बदला है। तो प्यारे दोस्तों वो एकमात्र ऐसा लेटर एन है। क्या है, देखो गौर से समझो। एम ई से बदला, ई एम से बदला, लेकिन एन किसी से नहीं बदला। एन का स्थान एज इट इज़ है। तो हम कह सकते हैं जो एन है इसका स्थान किसी से नहीं बदला है। टी बदल गया, ओ बदल गया, आर बदल गया। तो कितने ऐसे लेटर थे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा यानी नहीं बदला है, वो एक है। क्या है, एक लेटर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम एन है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि कैलेंडर से आपसे पूछा गया है। बोला गया है यदि 17 अगस्त 2003 को रविवार था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बोला है 17। इसके बाद में प्यारे दोस्तों गौर से देखिए क्या है, अगस्त। 17 अगस्त है तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख लेते हैं 17 अगस्त। सन कौन सी है, 2003 है। अच्छे से समझना है प्यारे दोस्तों। दिन कौन सा दिया है, रविवार, ये रविवार है। आपसे पूछा गया है 12 सितंबर। क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, 12 सितंबर। तो हम यहाँ पे 12 सितंबर लिख देंगे। ठीक है, 12 सितंबर। सन कौन सी है, सन 2014। सर सन 2014 को कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। तो अब गौर से देखिए प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको देखें अगस्त से सितंबर तक जाने के लिए कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, तो आप कहोगे अगस्त में दिन होते हैं कितने, सर अगस्त में दिन होते हैं 31। 17 खत्म हो गए तो कितने बचे, तो सीधा हम लिख देते हैं 14 दिन बाकी रह गए अगस्त के। उसके बाद सितंबर में कहाँ तक जाना है, 12 तक। तो टोटल ये एक्स्ट्रा दिन हमारे पास इतने हैं। इसके बाद अगर सालों को देखा जाए तो कितनी हो रही हैं, 3 में अगर देखते हैं हम 14 तक जाने के लिए, 2003 से 2014 तक कितनी सालें होंगी, आप कहोगे सर 11 साल होगी। इसके बाद इनके बीच आने वाले लीप वर्ष, जैसे 2004 एक लीप वर्ष है, 2008 एक लीप वर्ष है और 2012 एक लीप वर्ष है। तो ये 3 लीप वर्ष वाले दिन भी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी में जोड़ करके 7 से भाग लगा देंगे। अब देखिए 14 12 जोड़ेंगे 26 और 26 में 11 जोड़ोगे, ये 11 तो हो जाएगा 37। 37 में 3 जोड़ोगे तो 40। अब सीधा आप 40 में जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिए। 40 में सर हम जोड़ करके भाग लगा देंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 5 35, शेष बचा है 5। इस 5 को हमें दोस्तों इस रविवार में जोड़ना है। इस रविवार में आपको 5 को जोड़ना है। आप जोड़ दीजिए रविवार के बाद सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो आप कह सकते हो इसमें जो दिन आएगा वो आपका शुक्रवार आएगा। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, शुक्रवार आएगा। इस बात को याद रखेंगे। दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। देखो किया क्या है हमने, अगस्त और सितंबर
टोटल कितने रिमाइंडर बच रहे हैं, कितने दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो कहोगे अगस्त से सितंबर तक जाने के लिए हमारे पास 26 दिन एक्स्ट्रा हुए, 14 यहाँ पर 12 वहाँ पे, 26 12 सॉरी 14 और 12 26 हुए। इसके बाद सालों में अंतर देखा 11 का था, उसके बीच में 3 लीप वर्ष आए थे, सभी को जोड़ा, 7 से भाग लगाया, जो भी रिमाइंडर बचा उसको हमने रविवार में जोड़ा। इस प्रकार से हमारा आंसर शुक्रवार आया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके सामने है। बोला गया है प्यारे दोस्तों, विकल्पों में से दी गई उस आकृति को पहचानिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यानी अगली आकृति ज्ञात करनी है। अब देखिए गौर से समझते हैं। सबसे पहले में देखा जाए तो कितने कट लगे हुए हैं, आप कहोगे 3 कट लगे हुए हैं सर। कितने? 3। देखो ऊपर 3 त्रिभुज बने हुए हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो सर 6 त्रिभुज बने हुए हैं। कितने हैं? देखो 3 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे, ठीक है, तो 6 हो गए। अब 6 यहाँ पे हैं तो अगली बार में आप देखोगे तो 9 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9। कैसे? 3 ये 6 और 3 ये, ठीक है, 3 ये वाले ये नीचे तक, तो 9 हो गए। तो अगले बार में जब हम जा रहे हैं तो हमें 12 कट मिलेंगे। ये त्रिभुज वाले 12 कट हैं। तो जैसे ही अगली आकृति में पहुंचेंगे 12 के बाद 3 जुड़ करके 15 कट आने चाहिए। कितने? सर 15 त्रिभुज वाले कट आने चाहिए। तो अब गौर से देखिए, त्रिभुज वाले अगर कट को देखा जाए 15, तो ये तो कंटिन्यू पूरा करेगा, ये सर्कल तो पूरा करेगा। उसके बाद में जो कट बढ़ेंगे वो यहाँ पे इस प्रकार से 3 बढ़ जाएंगे, इस प्रकार से 3 बढ़ जाएंगे। देखो चारों तरफ आएंगे तो ये गलत है, ये भी छोड़ रहा है, ये भी छोड़ रहा है। अगर आप गौर से देखें विकल्प नंबर 4 को, साथ ही विकल्प नंबर 4 आपका एकदम सही उत्तर दे रखा है जो इस श्रृंखला को पूरा करेगा। 15 त्रिभुज वाले कट आएंगे अगली आकृति में, इस बात को याद रखना है। पहली आकृति में 3 त्रिभुज कट थे, दूसरे में 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ठीक है। इस प्रकार से हर क्रम में बढ़ते हुए 3 बढ़ रहे थे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्रश्न में आप लोगों से बोला गया है कोई कलम पैमाना नहीं है, यानी कोई भी कलम का पार्ट, अगर आप गौर से देखें तो हम अगर यहाँ पे इतना सा पार्ट K4 कलम का बना दें, किसका? कलम का, तो ये हमारे पास K4 कलम है, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं। कोई भी कलम पैमाना नहीं है, तो हम ये यहाँ पे K4 कलम बनाएंगे। इसका संबंध किससे नहीं है? तो याद रख लेंगे, इसका संबंध कोई भी किससे नहीं है, इसका संबंध P4 पैमाना से नहीं है। आगे देखते हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला है सभी पैमाने रबड़ हैं, मतलब पैमाने का जितना पार्ट है वो सारा का सारा क्या है सर? रबड़ है। पैमाने का सारा पार्ट क्या है? रबड़ है। अच्छे से समझना है। तो हम यहाँ पे पैमाने का सारा पार्ट R4 रबड़ बना देते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक और कथन दिया है, बोला है सभी कलमें कैलकुलेटर हैं। तो जितने भी हमारे पास कलम हैं, जितने भी कलम हैं, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझेंगे, ये सारे के सारे जो कलम हैं ये क्या हैं? ये आपके पास C4 कैलकुलेटर हैं, ठीक है। इस तरह से समझते हैं। अब देखो, अब हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पे। कौन सा निष्कर्ष इसके अनुसार बना पाते हैं? पहला, कुछ रबड़ कैलकुलेटर हैं। क्या R4 रबड़ का C4 कैलकुलेटर से कोई संबंध है? आप कहोगे दूर दूर तक नहीं दिख रहा, और हो भी सकता है, हो अथवा ना हो। सर हमें तो केवल और केवल संबंध कथन में दिया गया था कलम का कैलकुलेटर से और पैमाने का रबड़ से, लेकिन कैलकुलेटर रबड़ का कोई संबंध नहीं था, तो ये गलत हो गया। कोई कलम रबड़ नहीं है, तो ये देखो प्यारे दोस्तों बोला है कोई K4 कलम रबड़ नहीं है। अब आप बोलोगे सर एक कहावत थी कथन में, क्या थी? कि कोई कलम पैमाना नहीं है। भाई यहाँ पर तो कलम को पैमाने से रोका था, अब वो कह रहा है कोई कलम रबड़ नहीं है, तो इसका मतलब रबड़ से तो उसने कथन में रोका नहीं था। अगर कथन में नहीं रोका था उसने, अगर उसने कथन में नहीं रोका था कि कलम और रबड़ का संबंध है नहीं, हमें तो केवल और केवल रोका था कलम पैमाने के बारे में, तो आप कहोगे हाँ, तो कलम रबड़ के बारे में नहीं रोका था, तो यहाँ पे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। वो तो नेगेटिव निष्कर्ष आ रहा है ना, उसने कलम रबड़ के बारे में तो बात ही नहीं की है, ठीक है। अब देखो कह रहा कोई पैमाना कैलकुलेटर नहीं है, P4 पैमाना C4 कैलकुलेटर बनेगा। आप कहोगे सर इतना तो हमें पता है कि जो इतने इतने से ये K4 कलम हैं, इतने तो पैमाने कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन शेष बचे हुए कैलकुलेटर के बारे में हम पैमानों से बात नहीं कर सकते। देखो एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है जो K4 कलम वाला पार्ट है वो कैलकुलेटर के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जितना सा पार्ट कैलकुलेटर का है ये तो पैमाना है नहीं, लेकिन शेष बचा हुआ ये पार्ट बन जाए पैमाना, हमें कोई जानकारी नहीं इसकी। तो कह रहा है कोई पैमाना कैलकुलेटर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया भाई। तो अब तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ऐसा कहाँ पर है, तीनों के तीनों गलत होने चाहिए। कहीं पर इधर और की कंडीशन है नहीं भाई, तीनों के तीनों।
ना तो निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ये कह रहा है निष्कर्ष 1 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 3 2 3 अनुसरण करते हैं, 2 और 3 सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नहीं भाई, ये तो गलत है। अब देखो यहाँ पे आप बना लीजिए ना तो निष्कर्ष 1 और 2 और ना ही 3, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, इसको एक बार 2 भी बना लीजिए, क्योंकि एक भी कथन का जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा है। तो ना तो 1 ना तो 2 ना ही 3, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निश्चित कोड भाषा में कॉम्ब को ये लिखा जाता है, मूव को ये लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में ई का कोड क्या होगा। देखो सामने लिखा हुआ है COMB, ये रहा कॉम्ब। कॉम्ब को लिखा जा रहा है 26, उसके बाद में क्या है 81, ये 81 हो गया। प्यारे दोस्तों अगर देखते हैं तो मूव MO, उसके बाद में B, इसके बाद में E। ठीक है, मूव रहा ये, तो इसको जो लिखा गया है वो क्या लिखा है भैया 81, इसके बाद में 63, ये रहा। तो अगर आप गौर से देखें प्यारे दोस्तों, जो जिसके सामने कोडिंग है वो उसी की कोडिंग है, गौर से समझना है। कैसे, M को 8 लिखा है, देखो M को 8 यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे M को 8 लिखा है। उसी प्रकार O को 1 लिखा है, O को 1 लिखा है। चलिए देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। O को 1 कैसे लिख सकते हैं, B को इसने 6 लिखा है। देखो अगर हम गौर से देखें यहाँ पे, ये तो कोडिंग कुछ तो गड़बड़ कर रही है। देखो मेरी बात समझो, अगर आप प्यारे दोस्तों एक चीज़ देखते हैं, क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे OMB को, OMB 3 लेटर हैं, OMB 3 लेटर हैं, हालांकि आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखें 6 8 1, 6 1 8। ठीक है, एक बात मेरी बात समझना है, 6 8 1 और 8 1 6, ये एक जैसे 3 लेटर हैं। तो इन 3 लेटर को अगर छोड़ दें तो C के लिए कोडिंग बनेगी 2 की और E के लिए कोडिंग बनेगी 3 की। तो प्रश्न में पूछा E की कोडिंग क्या है, तो भैया हम कह सकते हैं E की जो कोडिंग है वो 3 है। कितनी है E की कोडिंग, सर E की कोडिंग 3 है, विकल्प नंबर 4 में दी गई है। विकल्प नंबर 4 इसका एकदम सही उत्तर है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो उसी कोड भाषा में E को कैसे लिखेंगे, 3 के रूप में। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न आपके सामने अक्षर श्रृंखला पर आधारित है। अक्षर श्रृंखला का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है और इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। देखो मेरे भाई, मैंने आपको हमेशा बताया है, भाई बताया क्या है तो गौर से समझना है। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम इसको देखते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला आए तो आपको हमेशा पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से बना देना है। किसका, पहले लेटर का संबंध पहले से। इस तरह से बनाते जाओगे आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे हमने कहा P का संबंध अगर हम S से बनाते हैं तो P होता है 16 पर, S होता है 19 पर, सीधा सीधा 3 जुड़ रहा है, 19 3 22, 3 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। V होता है 22 पर, और आगे भी 3 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना, 25, और 25 में 3 जोड़ोगे तो आपका लेटर 2 आएगा, चूँकि Z पर आपकी वर्णमाला खत्म हो जाती है और 2 पर आता है B। तो हर प्रकार से अगर देखा जाए 3 जुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो आप देखिए 22 3 25, 25 पर जो लेटर आता है वो होता है Y। तो जो विकल्प की शुरुआत होगी, जो अक्षर समूह की शुरुआत होगी वो Y से होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं सभी विकल्पों में एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, जिसकी शुरुआत Y से हो रही है, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा। उसी प्रकार से आप जब आगे करने जाओगे तो आपका उत्तर हर बार में 10 जुड़ने के कारण आंसर आएगा YLR। ठीक है, सेकंड में 10 जुड़ रहा है, सेकंड का सेकंड से जब संबंध बनाओगे, और थर्ड का आप जब संबंध बनाओगे तो 1 1 जुड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न श्रृंखला से है, यह भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है। ये आपकी कौन सी है, अंकीय श्रृंखला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो सीधा सीधा आपको दिखाई देगा 9 जुड़ा है, और आगे देखोगे 100 में अगर 9 जोड़ते हैं 109 हो जाता है, और 109 में 9 जोड़ते हैं 118 हो जाता है, 118 में 9 जोड़ते हैं 127 हो जाता है, 127 में 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भाई 136 हो जाता है। 136 को देखा जाए तो वो विकल्प नंबर 1 में ही हमें दे रखा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 136 आएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और श्रृंखला का है, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, 7 है, 7 के बाद में प्यारे दोस्तों 28 है, 28 के बाद में 84 है, 84 के बाद में 336 है। कितना, 336। उसके बाद में है 1008। इसके बाद में हमें ज्ञात करना है कौन सा नंबर आने वाला है। तो अब आप गौर से देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो लॉजिक है वो 7 चौके 28 आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
28 तिया होता है 84, 3 दिखाई दे रहा है। 84 चौके होता है 336, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 336 तिया होता है 1008, ठीक है। और 1008 चौके होता है प्यारे दोस्तों, 1008 चौके होता है 4032, 4032 आता है। और 4032 आपको विकल्प नंबर 2 में दे दिया गया है, ये इसका सही आंसर होगा। देखो लॉजिक क्या है प्यारे दोस्तों, पहली बार में 4 का गुणा, अगली बार में 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा, फिर 3 का गुणा, फिर 4 का गुणा। तो इस प्रकार से जब आप 1008 में गुणा करोगे 4 का, तो आंसर आएगा 1000 चौके 4000 और 8 चौके 32, तो 4032 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर ऑफ ट्राइंगल से है, यानी कि कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं ये ज्ञात करना है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। इसके लिए एक बात याद रखना है, जब भी आपको एक ऐसी आकृति मिले, कैसी, देखो गौर से समझो, इस प्रकार की आकृति, तो आप हमेशा याद रखना इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं। कैसे, एक तो ये, दूसरा यहाँ पे, देखो एक ये, दूसरा यहाँ पे, और दोनों से जोड़ करके जो मिलेगा वो 3। तो इस प्रकार से हम कहते हैं 1 + 2 नंबर दे देते हैं, दोनों को जोड़ करके इसको ऐड करके लिख देते हैं। तो हम बोलेंगे जब भी हमें एक ऐसी आकृति मिलेगी 3 त्रिभुज मिलेंगे। सर तो क्या ऐसी आकृति मिल रही है? हाँ देखो ये थोड़ी सी तिरछी, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। उसी प्रकार इस तरफ भी तिरछी, एक 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अब आप जोड़ लीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छंग 18। तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या है वो मेरे प्यारे दोस्तों 18 होगी। कितनी होगी? 18। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, नीचे की ओर सर्कल है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपका गणितीय समीकरण से संबंधित है। प्रश्न में बोला गया है एच का अर्थ भाग है, ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ माइनस है, एल का अर्थ गुणा है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, एच का अर्थ भाग है तो सीधा हम भाग लगा देंगे। उसके बाद में ए का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो हम यहाँ पे जोड़ लिख देंगे। बोलो भैया। एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ गुणा है भाई साहब, एल का अर्थ गुणा है, इस बात को याद रखना है। और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पे देख लो। अब भैया इसमें लगेगा बोर्ड मास। क्या लगेगा? बोर्ड मास। बोर्ड मास होता क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, इसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, यही तो होता है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास जी। चलिए अब इनको लगाते हैं बोर्ड मास जी को। तो देखो 42 दूनी 84 दो बार में कटेगा, प्लस का हो जाएगा 63 गुणा 46। 63 गुणा 46 अगर आप करेंगे तो 46 दूनी 92 और 46 तिया 100 कितना हो जाएगा, 38। देखो 3 छंग 18 की यार, 3 चौके 12, 12 1 13, हाँ 138 हो जाएगा। 46 तिया होता है 138, 46 तिया 138 हासिल आई कितनी, तो आप कहोगे 138 की लिख देंगे 8, हासिल आएगी 13। और 46 छक्के होता है 276, 276 में अगर 13 जोड़ोगे तो 289, यहाँ पे ये रहा आपका 289। तो इस प्रकार से ये आपका गुणा हो जाएगा। उसके बाद माइनस का कर देना है आपको कितना, 23। अब देखो यहाँ पे आप जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा, 2898, 2898 और प्लस में 2, तो यानी कि 2900 हो जाएगा। कितना प्यारे दोस्तों, 2900। 2900 में से जाएगा 2300, सॉरी 23 जाएगा, 2900 में 23 जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2877। कितना बचेगा प्यारे दोस्तों, 2877 बचेगा। और 2877 को अगर आप देखें तो ये आपको दे रखा है सर कहाँ पे, 2 नंबर विकल्प में। 2 नंबर विकल्प आपका एकदम सही होगा। देखो मैंने मल्टीप्लाई भाई सीधा कर दिया है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया है वो सीधा किया है। चूंकि 46 दिया 138 होता है, 13 जमा की हासिल आएंगी, 46 छक्के 276 होता है, जो देखो 3 का 2 गुना है तो 138 का भी 2 गुना कर देंगे हम, 276। 276 में 13 जोड़ोगे 289 आ जाएगा। और इसमें 2 आपका ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो रहा था, तो ये 2900 हो जाएगा, 23 जाएगा, सीधा 2877। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये आपका प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। प्रश्न में सीधी दर्पण छवि पूछी गई है। MN पर यदि दर्पण को रखा गया है तो संयोजन का सही प्रतिबिंब क्या होगा। तो गौर से देखो, जो दर्पण के नज़दीक है वो हमेशा नज़दीक प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो ई आया है, ये जो प्यारे दोस्तों आपके सामने ई आया है, वो इस प्रकार से कुछ दिखना चाहिए। बोलो ये ई कैसा दिखना चाहिए, इसी प्रकार का दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एच क्यों दिख रहा है, यहाँ पे शुरुआत एच से क्यों हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद में जो आर है, जो आर है वो कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए। बोलो कैसा दिखना चाहिए, ऐसा 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 आर दिखेगा। भैया आर उल्टा दिख रहा है, यहाँ पे आर उल्टा दिख रहा है, गलत कर दो। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद एच आता है, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से दिखेगा। अब जब एच ऐसा दिखेगा तो देखो नीचे चौथे नंबर विकल्प में ये ऊपर की ओर पैर कर रहा है, ये एच ऊपर की ओर पैर करेगा, इस कारण ये गलत है। अब आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1।
ये जो आकृति है पूर्ण रूप से आपकी इसी प्रकार से बनती हुई आएगी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये ए बन गया और इसके बाद में डब्ल्यू आपका एज इट इज होगा। ये आकृति आपकी बनी हुई है ऑप्शन नंबर 1 में। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों पूछा गया है 12वां नंबर, बोला है उस शब्द युग्म को चुनिए नीचे दिए गए शब्दों युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध को सबसे अच्छा निरूपित करता है। गौरवान्वित, अवमानी। गौरवान्वित का जो संबंध है वो किससे? अवमानी से, यानी एक दूसरे के एक जैसे संबंध है। जो गौरवान्वित महसूस करता है वो एक अभिमानी भी महसूस कर सकता है व्यक्ति, हम कह सकते हैं। गर्व और अभिमानी एक ही बात है, लगभग सिमिलर शब्द हैं। भरोसा करना और संदेह करना ये अपोजिट है, नहीं बनेगा। बुद्धिमानी और अज्ञानी अपोजिट शब्द है, नहीं बनेगा। अपमान और प्रशंसा, देखो एक तरफ बदतमीजी हो रही दूसरी तरफ बड़े हो रही, तो ये भी अपोजिट है, गलत हो जाएगा। लेकिन आपका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 में दे रखा है प्रामाणिक और वास्तविक। देखो जिस प्रकार गौरवान्वित करना और अभिमान करना ये एक जैसे शब्द हैं, सिमिलर है, यानी कि पर्यायवाची हैं, उसी प्रकार से प्रामाणिक और वास्तविक। प्रामाणिक का मतलब क्या है? हमें प्रमाण दिखाओ है कहाँ, और वास्तविक में भी हम कहते हैं हमने देखा ही नहीं कहाँ वास्तविक है, तो लगभग एक जैसे हैं प्रामाणिक वास्तविक, और उसी प्रकार से गौरवान्वित और अभिमानी भी एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं 12 नंबर का 4 नंबर विकल्प एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न समुच्चय से संबंधित है। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप देखें लिखा गया है 245, इसके बाद में क्या है 49, इसके बाद में क्या है 5। अगर हम अंत के दोनों को गुणा कर दें आपस में, देखो 49 पंचे 245 होता है, सीधा सीधा दे रखा है। उसी प्रकार से एक और समुच्चय है 144, और यहाँ पे किसका है 9 का, किससे है 16 से। अब आप सभी को पता होगा 16 9 में कितना होता है 144 होता है, तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें पहली संख्या प्राप्त हो रही है। यानी अगर हम लास्ट का प्यारे दोस्तों लास्ट की 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। अब देखिए 8 9 72, यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 46। इस प्रकार से ये गलत है। 28 नवंजा कितना होता है भैया? आप कहोगे 28 नवंजा होता है 248, सॉरी कितना होता है 252, 28 नवंजा 252 होता है, तो ये 246 से गलत हो गया। 24 नवंजा कितना होता है? 24 नवंजा 216 होता है, ये भी गलत दे रखा है, 312 दे रखा है। लास्ट के 2 लेटर का गुणा करना है। 21 अट्ठे होता है 168, 21 अट्ठे 168 होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या 25 अट्ठे 200, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही उत्तर है प्यारे दोस्तों। अंत की 2 संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो पहली संख्या प्राप्त होनी चाहिए ऑप्शन नंबर 4 में, जो प्राप्त हो रही है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है। बोला गया है कक्षा में सीना का अनुक्रमांक शीर्ष से 8वां है। यानी एक कक्षा है, मान लेते हैं कक्षा है, उसमें सीना नाम की लड़की है, वो ऊपर से 8वें नंबर पर है, S4 सीना, ठीक है याद रखेंगे, S4 सीना 8वें नंबर पर है। बोला गया है और सुस्मिता का अनुक्रमांक नीचे से 11वां है। क्या बोला है? जो सुस्मिता है ये तो सीना थी, ये तो सीना थी, SE बना देते इसको, ये सीना थी, लेकिन जो सुस्मिता है SU है, ये नीचे से 11वां स्थान पर आती है। बोला है उनके बीच में 9 छात्र हैं, यानी इन दोनों के बीच में भी कुछ छात्राएं स्थित हैं। कितनी हैं? इन दोनों के बीच में 9 छात्राएं स्थित हैं। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या भाई 8 ऊपर सीना तक हो गई, 9 बीच में हो गई, नीचे से 11वीं सुस्मिता है, तो ये टोटल हो जाएंगे। बोलो कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 8 9 17 11 28। कितना हो जाएगा? 8 9 17 11 28। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम प्यारे दोस्तों सही उत्तर है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आप चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न पूछा है एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, संख्या 4 के विपरीत क्या होगा? भाई संख्या 4 के विपरीत पूछा है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें वैसे तो शॉर्ट ट्रिक लग सकती है ऑप्शन एलिमिनेट करके, लेकिन हम इसको बेसिक करके आपको बताएंगे। पहले आप रैंडमली कोई ऐसे 2 नंबर चुनिए जो आपके यहाँ पर कॉमन हो रहे हैं 2 पासे में। जैसे हमने कहा पासा नंबर 1, पासा नंबर 2, पासा नंबर 3। अगर आप देखते हैं, क्या देखते हैं सर? अगर हम देखते हैं पासा नंबर 2 और 3 में, कहाँ पे 2 और 3 में, तो आपको पता चलेगा एक लेटर है जो कॉमन आ रहा है, वो है 1। अब इस पासे को हम 1 के ऊपर रख करके घुमाएंगे, 1 के ऊपर 1 को रख के घुमाएंगे। जब हम इसको घुमाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और इसमें भी अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो कितना आएगा सर? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आएगा भैया? आपको क्लॉकवाइज चलेंगे 6 आएगा। और यहाँ पे आप आगे चलोगे क्लॉकवाइज तो ये कितना आ जाएगा? ये भाई साहब आपका आ जाएगा 2, ये 2 आ जाएगा। अब बच क्या रहा है? आप कहोगे पासा में फलक कितनी होती हैं? 6 होती हैं। तो संख्या कितने तक होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिलाकर ऐसी होनी चाहिए संख्याएं। ये 6 फलक होती हैं तो 6 संख्याएं आनी चाहिए। तो आप कहोगे कौन कौन आ चुका है? 1 आ गया सर, 1 आ गया। उसके बाद कौन? 2 आ गया, 2 आ गया। 3 आया? नहीं आया। 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो आप कहोगे जो छूटा है उसको 1 के अपोजिट रख दीजिए।
क्या छूटा है सर? 3 छूटा है, तो 1 का अपोजिट 3 हो जाएगा। उसने पूछा 4 के अपोजिट क्या होगा, भैया 4 के अपोजिट पूछा है तो 4 के अपोजिट 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। 4 के अपोजिट 5 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ये इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है, बोला दी गई श्रेणियों के बीच में सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वैन आरेख को चुनिए। देखिए और से समझना है, विद्यार्थी है, शिक्षक है और विद्यालय है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन नंबर 1 की, विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी क्या शिक्षक हो सकते हैं दूसरे में? आप कहोगे नहीं, विद्यार्थी जो होते हैं वो अलग होते हैं, शिक्षक अलग होते हैं। क्या सर विद्यार्थी और शिक्षक विद्यालय हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं हो सकते हैं। तो विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय नहीं हो सकते तो अलग अलग हो जाएंगे। तो एक स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए, एक किसके लिए? एक आपका हो जाएगा स्कूल के लिए। ठीक है, स्कूल के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कॉलेज के लिए। लेकिन प्यारे दोस्तों एक बात समझनी है, आप मेरी बात समझो, अगर हम तीनों को अलग बना दें तो आप कहोगे कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन एक बात समझना है, बात क्या है सर? बात इतनी सी है कि जो स्टूडेंट होता है, कौन? जो प्यारे दोस्तों स्टूडेंट होता है, और जो टीचर होता है, कौन? जो टीचर होता है, ये दोनों के दोनों आते कहाँ पे हैं? आप कहोगे सर दोनों के दोनों स्कूल में ही तो आते हैं। स्टूडेंट और टीचर कहाँ पे आते हैं? स्कूल में आते हैं। तो आप कहोगे ऐसा बनेगा, यानी कि पहले आपका सबसे बड़ा वाला सर्कल स्कूल के लिए, उसके अंदर टीचर भी स्टूडेंट भी। ठीक है, तो ये अलग अलग बन सकते हैं। टीचर स्टूडेंट तो अलग अलग होंगे, लेकिन दोनों कहाँ पे होंगे? स्कूल में होंगे। तो इस प्रकार से चौथा नंबर सही होगा। चौथा नंबर सही होगा। इस बात को आप सभी अच्छे से दिलो दिमाग में बसा लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हो आपको अपडेट मिल जाए। एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।